हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर हल करने वाले हैं और यह अनसॉल्व पेपर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है, जैसा कि आप जानते हैं। और यह अनसॉल्व पेपर एनसीईआरटी पर आधारित है और आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है और यह कई साल के प्रीवियस प्रश्नों का यह संग्रह है। यहाँ पे 2018 से 2024 तक के सभी प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं और आज की इस वीडियो में 2023 का सेट नंबर 5 हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर किसी भी प्रकाशन का आपके पास अनसॉल्व पेपर है तो इसमें यह जो प्रश्न पत्र आपको हम दिखा रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। आपको बताते हैं कैसे ढूंढना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट नंबर 5 को हम हल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, सेट नंबर 5 2023 सेट नंबर 5 822 EA। तो आपको ढूंढने के लिए क्या करना है कि आपके पास किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है तो आप इस कोड नंबर से, ईयर आपका 2023 का देखना है और 822 EA से देखेंगे तो आपको उसमें आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बस यह है कि इसमें सेट 5 है तो उसमें कोई और सेट हो सकता है। ठीक है, बस यही अंतर होगा और कोई भी अंतर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यह आपका लिखा हुआ है, यानी इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी को कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वर्णनात्मक प्रश्नों को बताएंगे। यहाँ पे बस केवल बहुविकल्पी का हम ऑप्शन बताएंगे और अधिक जानकारी के लिए आप इसका जो डिटेल में वीडियो है जो समझाया गया है उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, 822 EA या कोड नंबर देखना है तो आप आसानी से उससे पा सकते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 731 बटे में 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा C, 2 रूट में x² + y²। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो 2 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक, वह छूटा हुआ है वर्ड, विषम पूर्णांक का रूप होगा 2q + 1। पांचवा प्रश्न है, sin a + b बराबर रूट में 3/2 और cos a - b बराबर रूट में 3/2, तो a और b के मान क्रमशः होंगे 45 अंश और 15 अंश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 है, 1 - tan² 30 अंश बटे में 1 + tan² 30 अंश का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2। प्रश्न नंबर 7 है, यदि समीकरण x² + 4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -12। प्रश्न नंबर 8 है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्याएं क्रमशः होंगी, तो वह संख्याएं क्रमशः 16 और 8 होंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात होगा, तो उनकी भुजाओं का अनुपात 9:11 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 10 है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूट में 3/2 a मात्रक। ठीक है, अब पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है पूरा सॉल्व सहित आपको मिले, तो इस मॉडल पेपर का, यानी यह जो पेपर है सेट 5, इसका पार्ट 1 देखना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे पार्ट 1 में हमने पूरी तरह से इसको कंप्लीट किया हुआ है। अगला प्रश्न, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो 3/16 पाई सेंटीमीटर²। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, तो वह होगा 6 पाई सेंटीमीटर²। प्रश्न नंबर 13, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 और 4.5 सेंटीमीटर है, लंब भुजा की माप होगी, तो वह होगा 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, CD² का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 3/4 AB²। प्रश्न नंबर 15 आपका है,
12 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल होगा तो होगा 547.2 किलोग्राम। 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला प्रश्न द्विघात समीकरण x² - 1/x बराबर 1 का विविधकर होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। अगला प्रश्न नंबर 18 है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा x² + x - 30 बराबर 0। अगला प्रश्न नंबर 19 है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा तो वह होगा 25.2। अगला प्रश्न नंबर 20 और बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बहुलक। ठीक है, तो यह 1 से 20 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न थे। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि अगर इन प्रश्नों का आप सॉल्यूशन सहित आप चाहते हैं कि आपको मिले तो वह पार्ट 1 यह जो कोड नंबर है इसका पार्ट 1 आपको देखना होगा, जहां पे पूरी तरह से हमने हल करके समझाया हुआ है। इस वीडियो में हम पार्ट 2 यानी सभी वर्णनात्मक प्रश्नों को हल सहित समझेंगे। यहाँ पे देखिए सभी भाग हल कीजिए। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 21 का जितना भी भाग है उन सभी भागों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क वाला देखते हैं, बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि y का मान कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इस प्रश्न को हल करके और इसके आंसर को समझेंगे। आपको बिंदु दिया गया है 2, y और 10, 3। हम मान लेते हैं कि यह बिंदु A का निर्देशांक है और यह बिंदु B का निर्देशांक है और प्रश्न में यह भी बोला हुआ है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AB का जो मान है वह क्या है, 10 मात्रक है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर रूट में, सूत्र होता है आपका रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह सूत्र होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे x1 y1 हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, यह x2 होगा। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यह पहला मान x1, यह y1, यह पहला मान x2 और यह y2, यहाँ से मान रख देंगे। तो x2 का मान क्या होगा, देखिए x2 का मान है 10, तो 10 - x1 का मान है 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे रूट लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान है 3 और y1 का मान है y, तो 3 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, AB का मान आपको 10 मात्रक दिया हुआ है तो यहाँ पे रख देंगे 10 बराबर रूट में 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर अगली लाइन में इसको तोड़ेंगे, 3 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। यहाँ पे आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए 10 का जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 100, वर्ग का मतलब पावर 2 करना। यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो यह रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या बचेगा, देखिए 64 प्लस यह देखिए 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में तोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस b स्क्वायर, तो b का मान है y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 2a का मान है 3, 2 3 6y। ठीक है, यह हो जाएगा। अब यहाँ से पक्षांतर करिए तो देखिए 100 माइनस 64 और 9, यह दोनों जुड़ेंगे, देखिए 64 और 9 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, तो 100 - 73 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है ना, 100 में से 73 जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, अब इसी का गुणनखंड कर देना है और जो आएगा वही y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं 27 का ऐसा खंड जो कि घटाने पर -6 आए और गुणा करने पर 27 आए, तो देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 9y, ठीक है, प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो देखिए कॉमन यहाँ पे लेते हैं,
इन दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे तो y कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 9। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉमन होगा तो यह भी हो जाएगा y माइनस 9। ठीक है, अब दोनों में y माइनस 9 कॉमन मिल रहा है तो y माइनस 9, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, y प्लस 3। ठीक है, यह सभी जीरो के बराबर होंगे, जीरो के बराबर लिखते आएंगे। y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो यही y का मान हो गया। y के दो मान आए, एक 9 और एक माइनस 3। यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का ख। प्रश्न को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 21 का ख क्या है, x और 1/x का माध्य यम है, एक्स क्यू और 1/x क्यू का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले x और 1/x का माध्य यम है। ठीक है ना, किसका किसका, x और 1/x और 1/x का माध्य है आपका यम। इन दोनों का माध्य आपको दिया हुआ है यम, यम आपका माध्य दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए माध्य होता क्या है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। क्या होता है सूत्र, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, यह सूत्र होता है माध्य का, पदों की संख्या। तो पदों का योग, योग मतलब इन दोनों का जोड़, यानी यक्स प्लस 1/x और बटे में यहाँ पे देखिए पदों की संख्या। तो पद कितने हैं, 1 2, तो यह 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का माध्य। अगर एक्स क्यू और 1/x क्यू का माध्य बात करें, जैसे एक्स क्यू और प्लस 1/x क्यू, ठीक है, नहीं एक्स क्यू कॉमा, ठीक है ना, और बोला हुआ है तो 1/x क्यू का माध्य। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, यही पदों का योग बटे में पदों की संख्या, यानी यह क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बटे में 1/x क्यू और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 2। अगर हमें यही मान मिल जाता एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो वही मान यहाँ पे रख देते और उसको हल कर लेते, जो आता वही आपका क्या हो जाता, माध्य हो जाता। ठीक है, तो चलिए इसका मान देखिए कहाँ से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए माध्य का मान दिया हुआ है प्रश्न में m, तो यहाँ पे रखेंगे m। ठीक है, और m का ऐसे तिरछा गुणा करेंगे 2 का, तो यह हो जाएगा 2m। 2m बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x। अब देखिए यहाँ पे x 1/x कुछ इसके रूप का दिख रहा है। अगर इसी को हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों का घन कर दें, ठीक है ना, दोनों पक्षों का घन कर दें तो हमें यह चीज़ मिल सकती है। तो चलिए यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने का मतलब क्या कि इन पे जो है पावर 3 लगा देना है। क्या करना है, पावर 3 लगा देना है, बराबर x प्लस 1/x पे पावर 3। हल कर लेंगे इसको, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यह 3 पावर इस पे भी होगा इस पे भी होगा, तो यह 8m पे पावर 3 बराबर, यह देखिए ए क्यू यानी एक्स क्यू प्लस बी क्यू यानी 1/x क्यू प्लस 3ab, 3a, ए का मान होता है, यह सर्वसंख्या का सूत्र है ना, तो ए के स्थान पे यक्स है, तो यक्स 3ab, बी के स्थान पे है 1/x और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 1/x। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे x से x तो कट गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस 1/x का मान यहाँ पे 2m है, तो यहाँ पे रख देंगे 2m। ठीक है ना, 2m, तो देखिए यह हो जाएगा आपका 8m³ बराबर x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 मल्टीप्लाई, इसके स्थान पे क्या रख देंगे 2m। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, हम इसका कर देंगे पक्षांतर, तो यह हो जाएगा 8m³ माइनस 6m बराबर, यह हो जाएगा आपका x³ और प्लस 1/x³। ठीक है, और इसी का मान हमें चाहिए था, देखिए x³ प्लस 1/x³ का ही मान चाहिए था, तो वही मान यहाँ पे अब रख देंगे, यही ना माध्य हो जाएगा। माध्य यहाँ ज्ञात करना था, तो यहाँ पे माध्य बराबर, अब यहाँ पे वह मान रखेंगे, यानी 8m³ माइनस 6m यहाँ पे रख देंगे। अब इसके स्थान पे देखिए उसी का मान आया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे 8m³ माइनस 6m बटे में 2। ठीक है, अब इसी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 हमें कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 4m पे पावर 3 माइनस 3m बटे में 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, यही आपका हो गया माध्य। ठीक है, 4m पे पावर 3 माइनस 3m, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 21 का ग, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी a का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए a का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए tan 2a बराबर आपको दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए a का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप जानते होंगे, ठीक है ना, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको cot 90 अंश माइनस थीटा के स्थान पे यहाँ पे 2a है, समझ लीजिएगा इस लाइन को। cot 90 अंश माइनस थीटा, थीटा मतलब 2a, cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। यानी इस tan 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे अभी तो cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी थीटा के स्थान पे 2 है तो इसको हम tan 2a लिख देंगे। इसको हम यह लिख सकते हैं। तो जब tan 2a को यह लिख सकते हैं तो यह बराबर भी हो जाएगा cot a माइनस 18 के, ठीक है ना, cot a माइनस 18 के। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। देखिए सूत्र क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। यहाँ पे देखिए cot 90 अंश माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा tan 2a। तो इसको हम ऐसे लिख दिए। अब दोनों तरफ का जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या होगा, cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यह आपका आपस में हो जाएगा बराबर 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस 18। पक्षांतर कर देंगे तो देखिए माइनस 2a और a इधर आएगा तो यह भी हो जाएगा माइनस a बराबर माइनस 18। इसका इधर पक्षांतर होगा तो माइनस 90। इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। और यह किस में होगा, माइनस में, माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2a और माइनस a तो हो जाएगा माइनस 3a बराबर माइनस 108। माइनस माइनस प्लस में बदल गया, a बराबर क्या हो जाएगा, यह 3 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी 108 बटे में 3। यहाँ से 3 3 के 9, 1 18, 3 6 18, यानी a का मान क्या आ गया 36 डिग्री। a का मान क्या आ गया 36 डिग्री। और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। कोण a का मान आपको निकालना था। तो कोण a का मान यहाँ पे बोला हुआ है जहाँ 2a न्यून कोण है। 2a न्यून कोण का मतलब कि न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो। यानी जब a का मान 36 आया तो 2a क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, 90 से छोटा हुआ, यानी 2a क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, a का मान आ गया 36 और यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 का घ, क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता है 5, 8, 20, 15, 7। तो देखिए यह जो प्रश्न है आपके बुक में यह एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे हल किया हुआ है। इसको आपको उस एग्जाम्पल की सहायता से हल करना है। तो यहाँ पे देखिए उस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। यहाँ पे अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए अंतर बस यह है, यहाँ पे आप अंतर पहले समझ लीजिए। देखिए पूरा आंकड़ा आपका वही है, ठीक है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे देखिए 5, 5, 8, 8, 20, 20, 15, 15, 7, 7। ठीक है, यहाँ पे आपका 50 से 60 तक आंकड़ा लिया हुआ है और उसका बारंबारता 5 है। ठीक है, प्रश्न आपका सेम है। आपको इसी मेथड से आपको इस प्रश्न को खुद करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है ना, हम देखना चाहते हैं कि आपको यह प्रश्न करने आता है या नहीं। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल सिमिलर है। इसमें आपका आंकड़ा थोड़ा सा आगे तक दिया हुआ है और इसमें एक स्टेप पीछे तक। दोनों के आंसर अलग होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है ना, और इसकी सहायता से आपको सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। यह आपका प्रश्न है। आंसर यहाँ पे आपका आया हुआ 28.5
5। तो आपको हल करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपने इस प्रश्न को हल किया या नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का अंग क्या दिया हुआ है? दिया गया है कि HCF 255, 867 बराबर 51। तो LCM 255, 867 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको HCF दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है? HCF। तो यहाँ पे लिख लेते हैं HCF किन किन संख्याओं का दिया हुआ है? 255, 867, ठीक है, बराबर 51। ठीक, और एलसीएम पूछ रहा है आपसे। देखिए आपने क्लास 5th 6 में एक सूत्र पढ़ा होगा कि एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है ना, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा एलसीएम बराबर, यहां पे लिख देते हैं एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, बटे में, अगर आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो बटे में होगा HCF, अगर HCF पूछ रहा है तो बटे में होगा LCM। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहां से आपको पहली दूसरी संख्या कौन सी है, यही दोनों, पहली संख्या या दूसरी संख्या। यहां से मान रखिए, देखिए 255 गुणे दूसरी संख्या 867 बटे में HCF का मान है 51। 51 से इसको कट कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो यह 5 बार में कट गया। अब गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो 5 सत्ते 35 के 5, 3 हासिल, 5 छक्के 30 और 3 33, 3 हासिल, 5 अट्ठे 40 और 3 43, यानी 4335। 5 सत्ते 35, 3 5 छक्के 30, 3 33, 3 5 अट्ठे 40, 3 43। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 4335। 4335 यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22। यहां पे क्या बोला हुआ है कि नहीं 5 भागों को हल कीजिए। यहां पे प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि इसके किसी 5 भाग को, यानी 5 भाग को ही केवल हल करना है। ठीक है ना, 6 टोटल है, 6 में से 5 को ही हल करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 का क है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आपको बहुलक कैसे ज्ञात करना है इस सारणी की सहायता से, यह हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि इसमें यह जो बारंबारता दी गई है, सबसे बड़ी बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता आपका 23 है। तो इसका जो वर्ग अंतराल होता है उसे हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। चलिए यहाँ पे हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए यह बारंबारता सबसे बड़ी है, तो इसका जो वर्ग अंतराल होता है इसको हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। यह आपके बहुविकल्पी में प्रश्न पूछता है, बहुलक वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे जो बारंबारता होती है वह होता है आपका F1 का मान। क्या होता है आपका? यह होता है F1। ठीक है, इधर जो मान होता है वह होता है F0 और आगे वाला मान होता है F2। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और किन किन मानों की हमें जरूरत पड़ेगी इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए सूत्र में यल की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे यह जो निम्न सीमा है यह यल का मान होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यल बराबर 30। यच का मान की जरूरत पड़ती है, तो यच होता है उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर लेते हैं। उच्च सीमा है 40, 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र होता है आपका यल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और गुणे में H, और इधर लिख देते हैं बहुलक। ठीक है, यह आपका सूत्र होता है। यहां से सभी मानों को रख देते हैं। तो देखिए मानों को रखते हैं, यल का मान आया 30, तो यहाँ पे 30। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए F1 का मान क्या आया 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23
माइनस F0 का मान आया 15 बटे में 2F1, तो 2F1 का मान है 23, तो 2 और F1 का मान है 23 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस F0 का मान है 15 और माइनस F2 का मान है 7 और गुणे H का मान है 10। ठीक है, सभी मानों को हमने रख दिया। अब रख कर क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 और प्लस 23 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह 8 और गुणे में यह 10 और बटे में देखिए 46 और माइनस 15 और 7 हो जाएगा 22, माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 30 और प्लस, ठीक है 30 प्लस 8 और 10 का गुणा करेंगे तो 80 बटे में 6 में से 2 गया, ठीक है ना, 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 यानी 24 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। तो देखिए 8 तरीके 24 और 8 दहा में 80। अब यहाँ पे 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 तरीके 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगाएंगे, फिर 0, 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9। ठीक है, ऐसे रिपीट होता रहेगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 30 और 3 33.33, यह आपका हो जाएगा बहुलक। देखिए दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग में अक्सर विद्यार्थी गलत करते हैं, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप जोड़ करिएगा। होल नंबर जो पूर्ण संख्या होती है पूर्ण संख्या के साथ ही जुड़ती है, तो 30 और 3 33.33, यह आपका हो जाएगा बहुलक और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 का ख। आप देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं पहले त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो देखिए यह जो प्रश्न है, ठीक है, यह पूरा चैप्टर ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया। यहाँ पे आप स्टार लगा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है, लेकिन यह प्रश्न अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में है। यह टॉपिक कटा हुआ है तो कभी कभी पूछ देता है इस प्रश्न को, इसलिए हमने समझा दिया। यह पूरा चैप्टर ही कट गया है तो इसके आने की संभावना ना के बराबर है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ग वाला देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD AC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। आइए यहाँ पे आकृति देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है। प्रश्न में बोला हुआ है कि त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे ABC आप एक त्रिभुज देख सकते हैं, यहाँ पे यह आपका D हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो यहाँ पे कोण B हमने यहाँ पे आकृति को देखिए पहले, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में कोण B हमने समकोण दिखाया। फिर बोला हुआ है BD AC पर लंब है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह BD जो है AC पर क्या है, लंब। लंब का मतलब क्या कि यह जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, फिर आपको सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। तो आइए यहाँ पे इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। दिया क्या है यह देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है आपको। देखिए यहाँ पे यह दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, त्रिभुज ABC में क्या बोला हुआ है, कोण B क्या है, समकोण है। ठीक है, कोण B और यह जो है AC पर लंब है, यानी BD जो है AC पर लंब है। त्रिभुज ABC में पहले लिख लेते हैं BD AC पर लंब है, यानी BD परपेंडिकुलर AC तथा कोण B बराबर 90 अंश, यह दिया हुआ है। सिद्ध करना है, यहां पे लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। तो यह लिख देंगे AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, AC इंटू AD, यह सिद्ध करना है। अब देखिए कि यहाँ पे दो त्रिभुजों में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है ना,
अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो कोण ए है वह दोनों त्रिभुजों में है, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए, क्या होगा यह उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कोण बी और कोण डी यह दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ से अब दो कोण तो बराबर हो गए, कोण ए बराबर हो गया, कोण बी बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर हो गए तो बचा क्या, यह कोण सी बचा, कोण बी बचा ये इधर वाला, और यह कोण सी बचा, तो यह भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, यानी कोण बी बराबर कोण सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता से यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है ना, कौन से नियम से, एंगल 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 समरूपता प्रॉपर्टी से। जब यह समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, यानी दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अर्थात यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ए डी बटे में ए बी, ठीक है ना, देखिए ए डी बटे में ए बी बराबर होगा यहां पे डी बी बटे में बी सी। ठीक है ना, संगत भुजाओं को लेना है, डी बी बटे में बी सी बराबर, अब कौन सा बचा आपका, ए बी। ठीक है ना, ए बी बटे में ए सी। ठीक है, ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। तो अब यहाँ पे देखना है कि कहाँ, और यहाँ पे एक ए बी आया हुआ है, एक ए बी और कहाँ आया हुआ है, यहाँ पे। तो इन दोनों को एक साथ बराबर लेना है, यानी इस वाले को और इस वाले को एक साथ बराबर लेना है। तो चलिए यहाँ पे बराबर लेते हैं। तो देखिए ए डी बटे में ए बी बराबर ए बी बटे में ए सी। अब तिरछा गुणा कर देना, ऐसे और ऐसे गुणा कर देना। तो ए बी का ए बी में गुणा तो यह हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, इन दोनों का गुणा होगा तो यह हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। और यही आपको सिद्ध करना था, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, यानी यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 का घ। देखिए क्या दिया हुआ है, पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उस वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे क्या कि पुनीत की वर्तमान आयु x है। ठीक है, फिर 2 वर्ष पूर्व, तो पहले वर्तमान में अगर x वर्ष का है और पीछे की आयु पूछ रहा है तो x - 2 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, तो बाद का पूछ रहा है तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला हुआ है कि वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक, यानी वर्तमान आयु x है तो 2x + 1 हो जाएगा। और अब यहाँ पे बोला हुआ है कि आयु का गुणनफल, तो आइए इसके समझते हैं कि स्टेप को और हल करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब क्या मानेंगे कि माना पुनीत की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, माना पुनीत की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना पुनीत की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, x वर्ष है तो 2 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, 2 वर्ष पूर्व आयु। पहले ही देखिए वर्तमान में x वर्ष का है और पीछे की आयु पूछेंगे तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, क्या 4 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान में x का है तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु का 2 गुने से 1 वर्ष अधिक, क्या बोला है, वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक, 2 गुने से 1 वर्ष अधिक, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु के 2 गुना, वर्तमान आयु x का है तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2x और उससे 1 वर्ष अधिक यानी +1। ठीक है, यह हो गया।
अब प्रश्न में एक चीज बोला हुआ है, उसको देखिए। पहले प्रश्न में क्या बोला हुआ है इस बात को समझिए। अब बोला हुआ है कि 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल और वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक, यानी पुनीत 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उस वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार x-2, ठीक है ना, x-2 और x+4 यह बराबर हो जाएगा 2x+1 के, ठीक है ना, 2x+1 के। अब इसको हल करके और x का मान निकाल देना है। तो चलिए हल कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। x का x में तो x², x का 4 में तो 4x, फिर -2x और 2 का 4 में तो 8 होगा और प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, बराबर 2x+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको और सरल कर लेते हैं। तो x², 4x में से 2x जाएगा तो 2x, इस 2x का पक्षांतर कर लेंगे तो यह माइनस में 2x, ठीक है ना, -1 और यहाँ पे क्या आपका है, यह आपका -8 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x से 2x क्या हो गया, कट गया, तो यह हो जाएगा x² -8 -1 -9, इधर भेज देंगे, प्लस में 9, x की वैल्यू चाहिए तो यह हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, यानी जो पुनीत की वर्तमान आयु है वह 3 वर्ष हुई। यक्स हमने किसको माना था, वर्तमान आयु को, ठीक है। तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 3 वर्ष, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 का अंग, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x -1/x -2 बराबर 3, x = 0, 2। तो आइए इस प्रश्न को हल करना है। यह द्विघात समीकरण का प्रश्न है, आपको हल करके x का मान ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके आंसर को समझते हैं। प्रश्न नंबर 22 का अंग, ठीक है। देखिए कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 का अंग, 1/x, यहाँ पे बोला हुआ है, यह प्रश्न यहीं पे एंड हो गया। 1/x माइनस 1/x -2 बराबर है 3 के। यहाँ से क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम लीजिए। यहाँ से एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका x और ब्रैकेट में x -2, इधर 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ से x कटा तो यह बचा आपका x -2 माइनस, यहाँ पे देखिए x -2 से x -2 कटा तो x बचा, x से यह x कट गया। अब क्या कर देंगे, देखिए -2 बराबर इसका गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए x का x में गुणा तो x² और इस 3 का भी कर लेंगे तो 3x², x का 2 में गुणा तो -2x और 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है ना, -6x, यानी x का गुणा किया हमने और साथ ही साथ 3 का भी गुणा कर लिया। अब यहाँ से देखिए 2 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x² -6x और +2 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड करना है, लेकिन गुणनखंड या साधारण विधि से नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई खंड ही नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोगों को श्रीधराचार्य फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। श्रीधराचार्य फार्मूले के लिए इसकी तुलना हम लोग करेंगे ax² bx + c बराबर 0 से। तो a बराबर हमें मिला 3, b बराबर मिला -6 और c बराबर मिला 2। श्रीधराचार्य का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है आपका, x बराबर -b + √b² - 4ac बटे में 2a -b। तो यहाँ पे b का भी मान माइनस में है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 6 ± √b², -6 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए b² तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 - 4। a का मान है 3 और c का मान है 2 बटे में 2a। a का मान क्या है 3, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको और सरल करेंगे तो 6 ± रूट में 36 - 4 3 12 दूनी 24 बटे में 6, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा 6 ± 36 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 और बटे में 6, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 6 ± 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, बटे में 6। 4 को जब बाहर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 रूट में 3 और बटे में 6,
ठीक है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। क्या करना है, चलिए प्लस लेने पर जब प्लस लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 2√3 और बटे में 6। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 3। ठीक है, 3 प्लस √3 बटे में 6, इससे कट कर देंगे तो 2 3 6। तो यही हो जाएगा आपका आंसर 3 और प्लस √3 बटे में 3। अब जब माइनस लेंगे, या तो प्लस लेने पर होगा, जब माइनस लेंगे तब क्या हो जाएगा, तो माइनस लेंगे तो यही आपका हो जाएगा 6 माइनस 2√3 बटे में 6। तो सब कुछ यही स्टेप होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 बटे में 3। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 का च है, दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, पिछले पेपर में हम लोग हल कर चुके हैं। पिछला जो मॉडल पेपर था यानी सेट 4 2023 का सेट 4, उसमें इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। आइए उसके सलूशन को आपको दिखाते हैं कि कैसे वह प्रश्न हल किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले सेट में प्रश्न नंबर 22 का यह ख था, इस प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। तो अधिक जानकारी के लिए उस प्रश्न को एक बार जरूर देखें। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 22 सेट नंबर 4, प्रश्न नंबर 22 का ख या उसका सलूशन है, वहां से आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पे 5 बटे में x-1 प्लस 1 बटे में y-2 बराबर 7/4, और सेकेंड समीकरण है 6 बटे में x-y माइनस 2 बटे में y-2 बराबर 1/2। और अथवा में भी प्रश्न पूछा हुआ है कि 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष दूरी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो 10 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी और बस की आपसे क्रमशः चाल पूछा हुआ है। तो देखिए यह दोनों प्रश्न हम लोग एक्सरसाइज में हल कर चुके हैं। ठीक है ना, चलिए दिखाते हैं कि कैसे यह प्रश्न हल किया गया है और कहाँ पे है यह प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उससे मिलता जुलता प्रश्न आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए प्रश्न बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ पे देखिए दोनों प्रश्न, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 5 बटे में x-y प्लस 1 बटे में y-2 बराबर 7/4, 6 बटे में x-y माइनस 2 बटे में y-2 बराबर 1/2। तो यहाँ पे देखिए उसी प्रश्न से मिलता जुलता 5 बटे में x-1 प्लस 1 बटे में y-2 बराबर 2। यहाँ पे बराबर में 7/4 है और यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे 6 बटे में x-1 माइनस 3 बटे में y-2 बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/2 है और इसमें क्या है 3 है और 1 है। बस यही अंतर है। और इस प्रश्न को हल करके आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसके सलूशन को देख सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट जरूर करिएगा हल करके। हम देखना चाहते हैं कि आप इस प्रश्न को हल कर पाते हैं या नहीं। और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यह वाला जो प्रश्न है, यहाँ पे 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति, तो यह आपका प्रश्नावली का प्रश्न है 3F का क्वेश्चन नंबर 16, जिसको हम हल कर चुके हैं प्रश्नावली में। 3F का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको वहां से देखना है। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है। यह भी 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। और अथवा में भी इसी प्रश्न को पूछा हुआ है। अथवा में क्या पूछा हुआ है, देखिए अथवा में बोला हुआ है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह आपके बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, यह आपके बुक का क्या है, एग्जाम्पल है। आइए दिखाते हैं कि कहाँ पे यह उदाहरण है। दोनों अथवा में प्रश्न है तो किसी एक को हम हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको दिखाते हैं कि आपके बुक में कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए
क्या बोला हुआ है, देखिए, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न बिल्कुल आपका सिमिलर प्रश्न है। अंतर क्या है, देखिए, अंतर आपका है कि यहाँ पे 4 मीटर बोला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे 4 मीटर बोला हुआ है और यहाँ पे 8 मीटर बोला हुआ है, बस यही अंतर है दोनों प्रश्नों में। तो इस प्रश्न को भी हल करके आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। यह आपके बुक का उदाहरण है, आप इसके सोल्यूशन को एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसके स्टेप को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और इसको नोट डाउन करके और हल करके हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अथवा में भी प्रश्न है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया गया और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यह प्रश्न जो ऊपर वाला है यह आपके बुक में क्या है, यह प्रश्न आपके बुक में है और इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं। चलिए इसके सलूशन को आपको दिखाते हैं कि कैसे यह प्रश्न हल किया गया है। तो देखिए यह प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 14, ठीक है। यह आपका 11A का प्रश्न नंबर 14 है। यहाँ पे देखिए प्रश्न बिल्कुल सिमिलर है। देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। और इसमें 3 प्रश्न पूछा हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके अनसॉल्व पेपर में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे जो यह दोनों हैं यही दोनों आपसे पूछा गया है, तो पहला वाला आपको नहीं हल करना है। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड आपसे पूछा हुआ है, तो इसके सलूशन को आप देख सकते हैं। लेकिन पहला नहीं पूछा गया तो इसका मतलब यह नहीं कि नहीं पूछ सकता है, पूछ भी सकता है। प्रश्न को देख लीजिए, यह आपकी आकृति है, ठीक है, और यह आपका 11A का प्रश्न नंबर 14 है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आंसर हम दिखा देते हैं, आंसर देख लीजिए। और अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो अधिक जानकारी के लिए आप इस चैप्टर की वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि प्रत्येक चीज़ों को वहाँ पे अच्छी तरह समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसके आंसर को देख सकते हैं कि कैसे इसको हल किया गया है, ठीक है। एक एक स्टेप को देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यह इसका आंसर है। आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स यह पूरा आपका अनसॉल्व्ड यह खत्म हुआ, यानी सेट 5 आपका पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। सेट 5 क्या हुआ, पूरी तरह से यह कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एटलीस्ट आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक कम से कम 5 दोस्तों तक जरूर शेयर करें, अधिक नहीं 5 दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास तक यह वीडियो पहुंच सके और अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।